ये जो वीडियो है बस आगे IFRS 2 शेयर बेस पेमेंट कंटिन्यूशन है। इसके अंदर जो हमारी कुछ चीज़ें लास्ट में रह गई थी जो कि रिगार्डिंग कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट थी, वो इसके अंदर कवर हो रही होगी। ठीक है, तो जो चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट। अच्छा, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो रिलेटेड टू इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट होता क्या था। उसके अंदर एंटिटी अपने एम्प्लॉयज़ को एक सर्टेन ऑप्शन देती थी कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड या कुछ कंडीशंस, चाहे फिर वो सर्विस कंडीशन हो फिर उसके साथ अटैच परफॉर्मेंस कंडीशन हो, वो मैच या मीट कर लें। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपना जो उनके पास ऑप्शन मिले थे वो एक्सरसाइज कर सके, मतलब वो उसको कन्वर्ट कर सके एक्विटी के अंदर। जो भी उस एक्सरसाइज शेयर प्राइस होगी उस पर वो कन्वर्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट में होता क्या है कि एंटिटी एक तरीके से उनको एक कह सकते हैं इसे भी कि एक राइट दे रही होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं शेयर एप्रिसिएशन राइट। होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ ना इंटाइटल हो जाते हैं कि एंटिटी आज उनको दे देती है कुछ कंडीशंस मीट करें और आपके पास एक शेयर एप्रिसिएशन राइट है। मतलब जब आप वो सर्विस कंडीशन मीट कर लेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट या जो भी उस दिन फेयर वैल्यू थी जिस दिन उन्होंने उसको राइट दिया था, और उसके बाद जब वो सर्विस कंडीशन मीट हो जाए उस दिन जो शेयर की फेयर वैल्यू होगी, जो भी डिफरेंस होगा ना वो उनको कैश में सेटलमेंट कर देंगे। इनका इसके अंदर ये हो रहा होता है कि एम्प्लॉई को एंटिटी के शेयर नहीं मिल रहे होते, बजाय इनको उस शेयर्स की अमाउंट मिल रही होती है। अगर वो सर्विस कंडीशन मीट कर लेते हैं तो उनको उसकी शेयर की एक अमाउंट कैश में मिल रही होती है, ना कि शेयर्स में। तो इसमें होता क्या है कि एंटिटी क्या देती है, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, जिसको हम कह रहे होते हैं सार। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज इंटाइटल हो जाते हैं फ्यूचर कैश पेमेंट के लिए। एम्प्लॉय इंटाइटल्ड टू अ फ्यूचर कैश पेमेंट। और ये फ्यूचर कैश पेमेंट किस पे मिलेगी या किस चीज़ पे उनको मिल रही होगी, ये होती है बेस ऑन द इंक्रीज इन द एंटिटीज शेयर प्राइस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि एंटिटी एक आपको एप्रिसिएशन राइट दे देती है। उससे होता क्या है कि एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाता है एक फ्यूचर कैश पेमेंट के लिए। वो फ्यूचर कैश पेमेंट किस पे बेस होगी, वो बेस होती है कि जो भी उस शेयर की इंक्रीज़ हो रही होगी प्राइस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। अब आपको मैं एक एग्जांपल से इसको चीज़ क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। अब जैसे कि एंटिटी ईयर 0 से लेके ईयर 5 तक उनको कोई सर्विस कंडीशन मीट करनी है या कोई परफॉर्मेंस कंडीशन मीट करनी है। इस दिन एट द टाइम ऑफ ईयर 0 उस शेयर की थी प्राइस $10। अच्छा, होता क्या था, जब हम इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट को कंसिडर कर रहे होते उस दिन हम उस पे जब हम कैलकुलेशन करते थे वो हमेशा हम फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ग्रांट जो कि ईयर 0 पे हुआ करती थी। अब इसमें क्या है कि वो कहता है कि आप 5 साल गुजार लें। अब 5 साल गुजारने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुँच के उस शेयर की प्राइस हो जाती है 50। तो जो भी इन पीरियड के दरमियान उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से $10 से $50 पे 40 का इंक्रीज़ आया है। कितने का इंक्रीज़ आया है, $40 का इंक्रीज़ आया है। ये पेमेंट वो एम्प्लॉयज़ को कर देंगे एट द एंड ऑफ ईयर 5। यहाँ पे कोई भी इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगी, मतलब कोई भी इक्विटी शेयर एंटिटी नहीं दे रही होगी। वो सिर्फ अपने
जो भी इंक्रीज हुआ था स्पेसिफाइड लेवल से, यहाँ पे इस दिन ये था और इस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 से $50 पे आ गया। तो जो भी इंक्रीज हुआ था शेयर में, जो भी इंक्रीज हुई थी शेयर की प्राइस, वो उन्होंने हैंड ओवर कर दी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पे कोई भी इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? अच्छा, अब अगर आप लोगों ने अभी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़े हुए, जो कि हमारा IFRS 9 है, इसमें भी जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कैश पे करने की, हमारे ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हमें आगे जाके किसी चीज़ को कैश में पे करना है, तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कैश में पे करने की, ऐसी चीज़ को हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे होते हैं। क्या ट्रीट कर रहे होते? एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे होते हैं। ये भी आप जाके, क्योंकि आप लोगों ने IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने F7 के पेपर में ही पढ़ा होगा, वहाँ पर भी इतना पढ़ाते हैं कि अगर जहाँ हमें कोई चीज़ आगे कैश में सेटल करनी है, हम पे एक ऑब्लिगेशन कैश के अंदर सेटल में करनी है, तो वो एक हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो हम जो इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें जो हमारे ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी कि अगर वो सर्विस कंडीशन मीट कर लेते तो हमें उनको शेयर देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे कैश में सेटलमेंट नहीं थी, वहाँ पे शेयर्स में सेटलमेंट थी। तो हम एज अ इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होते अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में, ना कि शेयर्स रिकॉर्ड करते थे। हम शेयर्स कब रिकॉर्ड करते थे? जब वो ट्रांसफ़र एक्सरसाइज हो जाते थे, फिर हम अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी से इसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे हमें सेटलमेंट करनी है कैश के अंदर, तो यहाँ पे हमें शेयर्स तो देने नहीं है, सिर्फ कैश देना, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो आगे जाके अगर एक्सरसाइज हो तो हमें वो ऑब्लिगेशन हम पे है कि हमें वो कैश पे करना पड़ेगा, फिर बजाय वो ज़ीरो से कितना इंक्रीज़ हो या जिस दिन उसकी ग्रांट डेट थी उससे कितना इंक्रीज़ हुई हो शेयर प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री आएगी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट यहाँ पे हो रही होगी लाइबिलिटी। ठीक है। अब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते थे या इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट में पढ़ते थे कि जब भी इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट की कैलकुलेशन होगी तो हम फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ग्रांट ले रहे होंगे, क्योंकि हमने आज तक बचपन से पढ़ा है कि भाई जो भी एक दफ़ा चीज़ कैपिटल रिकॉर्ड हो गया उसकी फेयर वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती। अब लाइबिलिटी, अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है तो आपको पता है लाइबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू हो रही होती है। हम जब एमोटाइज कॉस्ट ले रहे होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको अनवाइंड कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी एक्चुअल फेयर वैल्यू पे आते रहे हर साल। तो लाइबिलिटी इज़ मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब आप जाके ये चीज़ें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़े होंगे, लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी फेयर वैल्यू कंसिडर करी जाती है। तो इसी तरह इन दिस केस, क्योंकि ये एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रही है, क्योंकि कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट हो रही है, तो हर साल जब शेयर की फेयर वैल्यू चेंज कर हो रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 40 हो गई, अब जाके 50 हो गई, तो हमें एट दी एंड $40 पे करने होंगे। तो हर साल फेयर वैल्यू हमें दिख रही है चेंज होते हुए। जब फेयर वैल्यू हमें दिख रही है चेंज होते हुए, तो हमारे ऊपर एक तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमें दिख रही है हर साल चेंज होते हुए, तो हमें उसको कंसिडर करना होगा। हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, 10 से 20 हो गई, कम तो हो ही नहीं, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है। तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो जो भी कैलकुलेशन कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट की हो रही होगी, तो उसके अंदर हम हर रिपोर्टिंग डेट पे उस शेयर की फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे होंगे, उस शेयर की, उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द एंटिटी रीमेजर्स the fair value of the liability arising under a cash settle share based payment at the end of each रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, अब बाकी चीज़ में क्या होगा, क्योंकि
हमारी सर्विस कंडीशन 5 साल की है, हमारी सर्विस कंडीशन 5 साल की है, और हर साल थोड़ी थोड़ी अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो ये एस पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, हर साल हमारा कॉस्ट बढ़ रही है, सही है, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और साथ साथ हमें वो एम्प्लॉयज़ कुछ करके भी दे रहे होंगे तो हमें बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होगा, जैसे हम इक्विटी सेटल शेयर बेसमेंट में कैलकुलेशन करते थे हर साल की, इसी तरह यहाँ पर भी हर साल की कैलकुलेशन कैलकुलेट हो रही होगी, जो कि हम किसी को कहते थे हम वेस्टिंग पीरियड, जो पूरे साल का हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो हर साल लिखी जा रही होगी। तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें वही जो भी एक्सपेंस होगा हमारा स्प्रेड ओवर हो जाएगा ओवर दी वेस्टिंग पीरियड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द एक्सपेंस is recognized over the period that the services are rendered, that is the vesting period। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप वापसी से थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। हम इसका एक क्वेश्चन कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें कुछ समझ आ जाए या दिमाग के अंदर बैठ जाए, जो भी बेहतर लगे। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एट एन एंटिटी हैज़ अ रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31 December, ऑन 1 January द एंटिटी ग्रांट 100 शेयर एप्रिसिएशन राइट टू ईच ऑफ इट 300 एम्प्लॉय। 100 SAR मिल रहे हैं हर एम्प्लॉई को, ठीक है, और हमारे एम्प्लॉई कितने हैं, 300 एम्प्लॉई है हमारे पास। ऑन द कंडीशन दैट दे कंटिन्यू टू वर्क फॉर द एंटिटी टिल 31 December 20x3। तो हमारे पास सर्विस कंडीशन आ गई यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि इतने साल आप गुजार लो तो आपको एप्रिसिएशन राइट आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 साल, क्योंकि 1 जनवरी से शुरू हो रहा है 20x1 से 31 December, 3 साल की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरिंग 20x1 20 एम्प्लॉयज़ लीव and the entity estimated the further 40 will leave during 20x2 and 20x3। ये वही जो हम बचपन से करके आ रहे हैं इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट में, कि हमें उसमें पहले वेस्टिंग पीरियड की परसेंटेज दी हुई होती थी कभी कभार, फिर बाद में हमने देखा एम्प्लॉयज़ के नंबर एक्सपेक्टेशन बता देते थे कितने लोग वेस्ट करेंगे और कितने लोग छोड़ के जाने वाले। अब यही चीज़ यहाँ पे वापसी रिपीट हो रही है। उसके बाद ड्यूरिंग 2000x2 10 एम्प्लॉयज़ लीव एंड द एस्टिमेट दैट द फर्दर 20 विल लीव ड्यूरिंग 2000x3 एंड ड्यूरिंग 2000x3 10 एम्प्लॉयज़ लीव। सही है। अब द फेयर वैल्यू ऑफ SAR एट ईच रिपोर्टिंग डेट इज शोन बिलो। अब यहाँ पे हमें वो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ग्रांट हो या ना हो हमें कंसिडर नहीं करनी होगी। हमने क्या कहा था, हर साल जो भी एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट जो भी फेयर वैल्यू आ रही होगी वो हमें कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पे हमें 20x1 की $10 दी हुई है, 20x2 की $12 दी हुई है, 20x3 की $15 दी हुई है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर ईच ऑफ द 3 years ऑफ द स्कीम एंड द लाइबिलिटी टू बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 December फॉर द ईच ऑफ। इसने हमें एक्सपेंस भी पूछा है, इसने हमें SOFP के अंदर लाइबिलिटी जाएगी वो भी पूछा है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे वापसी करनी है, बस थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन चेंज हो रही होगी। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ थे, 300 थे। इनकी एक्सपेक्टेशन कितने कि 20 से छोड़ के चले गए। मज़ीद इनकी एक्सपेक्टेशन है एट द एंड ऑफ ईयर 1 के 40 लोग मज़ीद 2000x2 एंड 2000x3 में छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारे पास 240 के नंबर आ जाएगा और हर एम्प्लॉय के पास कितने शेयर अप्रिसिएशन राइट है, $300। क्या फेयर वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 1, $10। और हमें कितने साल का एक्सपेंस चाहिए, अभी 1 साल का चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हम ले लेंगे P&L की चीज़ और यहाँ पे हम कर लेंगे SOFP में जो चीज़ जा रही होगी।
सॉरी, मैंने 300 ले लिया। 100 एप्रिसिएशन राइट है। हमारे पास 100 एप्रिसिएशन राइट है। 240 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गई 80,000। क्योंकि पिछले साल ये पहला ईयर 1 है, अगर कोई पिछला ईयर होता तो हम इसके अंदर से 80,000 में से वो माइनस कर देते, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है तो पहला साल है, तो सेम थिंग विल बी आर एक्सपेंस इन दी P&L। अब इसी तरह 20x2 का कितने लोग थे हमारे पास 300, कितने छोड़ के चले गए थे ईयर 1 में 20, फिर मज़ीद 2002 में 10 एम्प्लॉयज़ फर्दर लेफ़्ट करके चले गए और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 10 मज़ीद और छोड़ के चले जाएंगे। टोटल हमारे पास 40 लोग छोड़ के चले गए, तो कितने लोग बचे 260 फॉर इन द केस ऑफ ईयर 2। कितने एप्रिसिएशन राइट है 100। और अब हम कंसिडर करेंगे ईयर 2 की फेयर वैल्यू, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 2 की, जो कि हमारे पास है 12। और कितने साल का हमें एक्सपेंस चाहिए टोटल 2 सालों का, तो टोटल हमारे पास 2 सालों की लाइबिलिटी आ जाएगी। पिछले साल का लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें इस साल का एक्सपेंस मिल जाएगा। 260 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 2 लाख समथिंग। 260 ये 20 है भाई, क्या हो गया आज। 300 इंटू -20 -10 -20 250 हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं इंटू 100 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर 2 की लाइबिलिटी आ गई 2 लाख। पिछला अमाउंट इसमें से क्यूमुलेटिव में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि 1,20,000 है। सिमिलरली फॉर द एंड ईयर 3 हमारे पास कितने लोग बचते हैं, 300 थे, 20 छोड़ के चले गए, फिर 10 छोड़ के चले गए, फिर 10 छोड़ के चले गए, तो हमारे पास आया 240 इंटू 100 इंटू 15। अब यहाँ पे आप 1 ले लें या 3/3 ले लें, बात एक ही है, ठीक है। 240 इंटू 100 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी आज तो नशे हो गए हैं। 260 इंटू 100 इंटू 15 तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3,90,000 की। ये हमारे एट द एंड ऑफ ईयर 3 की लाइबिलिटी हो जाएगी, जो कि हमें SOC में शो करनी होगी। और 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,90,000 एक्सपेंस फॉर द ईयर 20x3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी थी इसके अंदर, कि कभी कोई बोले इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है ज़्यादातर, तो देखें यहाँ पे हर साल लाइबिलिटी एक तो चेंज हो रही है, इसकी फेयर वैल्यू हर साल चेंज हो रही है। कभी 80,000, फिर 2 लाख बढ़ गई, फिर 3,90,000 बढ़ गई। और इसका मेन रीज़न बढ़ने का ये है क्योंकि हर साल फेयर वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, हर साल हमारी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब जो हमारा शेयर एप्रिसिएशन राइट होता है, क्या होता है, जो भी हमारा शेयर एप्रिसिएशन राइट होता है, जिसकी हम हर साल फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। ये जो फेयर वैल्यू होती है ये 2 चीज़ों का कंपोनेंट बन के बनती है, 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, 2 चीज़ों का कंपोनेंट बन के, या 2 कंपोनेंट का मिलकर फेयर वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास आ रही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बेस होती है जो हम कैश अमाउंट पे करेंगे एट द एंड ऑफ
एट द एंड ऑफ सर्विस पीरियड, जो भी परफॉर्मेंस कंडीशन का पीरियड था, जब वो इंटाइटल हो जाएंगे उस शेयर एप्रिसिएशन राइट को, तो जो हम कैश अमाउंट उनको पे कर रहे होंगे वो अमाउंट इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाई जा रही होती है। अब वो अमाउंट हमारे पास कैसे आ रही होती है, वो आती है मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ईयर 0, और ये हमारे पास आ गया ईयर 5, और ये ईयर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं 10 पे, और यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू थी 10। अब यहाँ पे आके इसकी फेयर वैल्यू आ गई 50, और यहाँ पे सेम आपके पास ऑप्शन है 10 का। अब आपके पास वो बोलेंगे हम आपको इसके बजाय पैसे देंगे, हम आपको शेयर्स नहीं देंगे। तो जो भी अमाउंट पे कर रहे होंगे, जो कि आएगी 50 माइनस 10 करके, अब चाहे वो एक्सरसाइज प्राइस हो या फेयर वैल्यू के ऊपर डिफरेंस हो, जो भी उन्होंने बात करी थी उस वक्त कहती स्टार्ट ऑफ द ग्रांट, ये हमारे पास $40 हमें पे कर रहे होंगे। तो ये जो अमाउंट पे कर रहे होंगे ये हमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाई जा रही होगी। सिमिलरली अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या आ रहा होता है हमारे पास, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जाहिर है हर साल वैल्यू चेंज हो रही होती है, क्योंकि समझा अजम्पशंस होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि लाइबिलिटी कितनी बढ़ जाए, तो उसके अंदर दो चीज़ें बन के हमारी फेयर वैल्यू बन रही होती है। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हम पे करेंगे, और हर साल उसकी अनसर्टेनिटी की कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वजह से वो हमारी फेयर वैल्यू बढ़ा रही होती। तो इन दो चीज़ों का कंबाइनेशन होके हमारे पास शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू आ रही होती है। जब जिस दिन हमारा शेयर एप्रिसिएशन राइट एक्सरसाइजेबल हो जाएगा, जो इस दिन जो हम पेमेंट करेंगे वो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे पेमेंट हो रही होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उस दिन जो भी फेयर वैल्यू हो, हमेशा अमाउंट या हमेशा पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगी, ना कि फेयर वैल्यू के। अब ज़ाहिर है क्वेश्चन में होता है कि भाई 2003 के अंदर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे दी उन्होंने और हमें साथ में फेयर वैल्यू भी दे दी। तो हमेशा याद रखें पेमेंट हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगी। किस पे होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू पे। अच्छा, एक मिनट में एक और चीज़, अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू पे हमेशा पेमेंट होगी। अब सवाल है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे पेमेंट क्यों हो रही होगी। देखो, अभी मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू के अंदर फेयर वैल्यू जो बनती है वो बनती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों आ रहा होता है? ये आ रहा होता है अनसर्टेनिटी की वजह से। जो इतने साल अनसर्टेनिटी रहेगी कि 3 सालों में कितनी हमारी प्राइस बढ़ जाए या कितनी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए वो कंसिडर करी जा रही होती है फेयर वैल्यू के अंदर। तो जिस दिन अब हम पेमेंट करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल ईयर 3 के अंदर हमारा जो शेयर एप्रिसिएशन राइट था वो हो गया एक्सरसाइजेबल, उन्होंने अपनी सर्विस कंडीशन मीट कर ली। अब इस दिन हमें पता है कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है। आज हमें पता है कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है। आज जब हम पे करने जा रहे हैं, अब हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि हमें आज 1000 नहीं, कि 1500 पे करने या 2000 पे। आज हमें पता है कि हमें कितने पैसे पे करने हैं। क्या करने हैं? हमें पता है कितने पैसे हमें आज पे करने हैं, क्या उसकी वैल्यू चल रही है शेयर एप्रिसिएशन राइट की, हमें पता है आज उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो उसके अंदर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि उधर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। जिस दिन हम पेमेंट करने जा रहे हैं उस दिन हमें पता है यार ये अमाउंट हमें पे करनी है। अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि हमें 10 पे करने या 20 पे करने, इसलिए हमारी जो पेमेंट होगी हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे हो रही होगी। इस सालों से पहले, फॉर एग्जांपल ईयर 2, ईयर 1, तो जब भी हम अपनी लाइबिलिटी मेजर कर रहे होंगे, तो जब भी लाइबिलिटी मेजर कर रहे होंगे वो हमेशा फेयर वैल्यू पे हो रही होगी, क्योंकि जब तक हमने उनको पेमेंट नहीं की उस सालों से पहले हम हमेशा अपनी ऑब्लिगेशन को मेजर कर रहे होंगे, और ऑब्लिगेशन मेजर हो रही होगी हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एप्रिसिएशन राइट। हमेशा हमारी ऑब्लिगेशन मेजर हो रही होगी फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एप्रिसिएशन राइट।
अब इन चीज़ों का एक सम अप करते हुए हम एक सवाल को करते हैं ताकि ये जो अभी तक हमने चीज़ें अभी पढ़ी वो थोड़ी दिमाग के अंदर हमारे आ जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी 2004 ग्रोलर ग्रांटेड 200 शेयर अप्रिसिएशन राइट टू ईच ऑफ इट 500 एम्प्लॉयज़। कितने शेयर अप्रिसिएशन राइट दे रहे? 200 पर एम्प्लॉय को, और हमारे पास कितने एम्प्लॉई है? 500 एम्प्लॉयज़ हैं। और फिर 500 ऑन द कंडीशन दैट दे कंटिन्यू टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 2 years फॉर 2 ये 2 years है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। एट 1 जनवरी 2004 द एंटिटी एक्सपेक्ट दैट 20 ऑफ दोज एम्प्लॉई विल लीव ईच ईयर। ठीक है, 25 दोनों सालों में लोग छोड़ के चले जाएंगे, इनकी एक्सपेक्टेशन है। अब ड्यूरिंग 2004 20 एम्प्लॉयज़ लीव, ठीक है। 2004 के अंदर 20 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया और एंटिटी ने एक्सपेक्ट किया है कि सेम नंबर विल लीव इन दी सेकेंड ईयर। अब जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 की एक्सपेक्टेशन थी वो हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वेस्टिंग ले रहे होते थे वो एट द एंड ऑफ ईयर 1 ले रहे होते थे, ना कि एट द एंड ऑफ ईयर 0 या एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 0। तो यहाँ पे एट द 1 जनवरी 2004 लिखा हुआ था कि 25 एम्प्लॉयज़ छोड़ देंगे और 25 बाद में छोड़ देंगे। तो हमें जो कंसिडर करनी होगी वो एट द एंड ऑफ ईयर 2004 या ड्यूरिंग 2004, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे इन्होंने 20 एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन की है ड्यूरिंग द ईयर की। सिमिलरली इन्होंने ड्यूरिंग 2005 24 लोग मज़ीद छोड़ के चले गए। अब सवाल जो शुरू होता है, अब यहाँ से शुरू होता है कि द शेयर एप्रिसिएशन राइट वेस्ट ऑन 31 December 2005 एंड कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2006 एंड X7। इन्होंने बोला कि जो हमारा राइट है ना, जो असूलन तौर पे एक्सरसाइजेबल होता है वो 2005 में, जो कि इनकी सर्विस कंडीशन मीट हो जाती है, दैट इज़ ऑफ ईयर 2, क्योंकि एट द स्टार्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2004 को शुरू हुआ। तो 31 दिसंबर 2004 ईयर 1 हो गया और 31 दिसंबर 2005 सेकेंड ईयर हो गया। तो इन्होंने बोला है 31 दिसंबर 2005 को आप अपने एक्सरसाइज या अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मज़ीद 2006 2007 में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, इन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऑन 31 दिसंबर 2006 257 of the eligible employees exercise their share appreciation right in full and the remaining eligible employees exercise their share appreciation right in full on 31 December 2007। तो कुछ लोगों ने अपने 2006 में एक्सरसाइज किए और कुछ लोगों ने 2007 में एक्सरसाइज किए। तो ड्यूरिंग 2005 किसी ने नहीं किया हमारे, मतलब एट द एंड ऑफ 2005 अभी तक किसी ने नहीं किया। अब इन्होंने फेयर वैल्यू भी बता दी है और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी बता दी है, जो कि अब हमें चीज़ गौर से कंसिडर करनी होगी। सबसे पहले सवाल क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकग्नाइज एज अ रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टुगेदर विद द लायबिलिटी टू बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ईच ऑफ द 2 years टू द वेस्टिंग डेट। ठीक है, सबसे पहले हमें चीज़ क्या कंसिडर करनी है कि भाई लाइबिलिटी जो है इसके अंदर इन केस ऑफ शेयर एप्रिसिएशन कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट, हमें हर साल लाइबिलिटी को रीमेजर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। एक चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए। अच्छा, कभी भी सवाल आ रहा हो कि आप कंफ्यूज हो कि वो इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट है या कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट है, तो ये चीज़ जहाँ भी लिखी हुई होगी शेयर एप्रिसिएशन राइट, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट है। तो इस चीज़ के अंदर सबसे पहले हम 31 दिसंबर
पार्ट ए का 31 दिसंबर X4 के अंदर जो कि हमारे पास एक्सपेंस जा रहा होगा और साथ साथ लाइबिलिटी हम इसकी निकाल लेते हैं। हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ ईयर कितने एम्प्लॉयज़ थे 200 और कितनी एक्सपेक्टेशन थी ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद या ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चले गए और आफ्टर द एंड ईयर एंड छोड़ के चले जाएंगे, वो कंसिडर करना होगा, ना कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो 25 एम्प्लॉयज़ थे वो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर की एक्सपेक्टेशन थी जो कि हमें कंसिडर नहीं करनी। हम कंसिडर कर रहे होंगे 20 एम्प्लॉय जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी ड्यूरिंग द ईयर की। 20 लोग इनकी एक्सपेक्टेशन थी छोड़ के चले जाएंगे और इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मज़ीद सेकेंड ईयर में भी 20 छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारे पास जो लोग बचते हैं वो बचते हैं 160। लाहौल वाला कुव्वत, आज तो नशे हैं भाई। 500 एम्प्लॉयज़ थे भाई यहाँ पे, ये 500 है। तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ बचेंगे 500 थे, ठीक है। तो हमारे पास लोग बचेंगे 460। भाई यहाँ पे इसको गोल कर लो, बार बार दिखता रहे। 460 लोग बचेंगे। कितने अप्रिसिएशन राइट है पर एम्प्लॉय? 200 के हमारे पास, ठीक है। और क्या फेयर वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2004? वो है हमें 5। और कितने सालों का भी चाहिए हमें? 1 साल का एक्सपेंस चाहिए। और टोटल वेस्टिंग पीरियड हमारे पास कितना है? 2 साल का, ठीक है। तो PNL आ जाएगा और SOFP आ जाएगा हमारे पास। तो 460 इंटू 200 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो एक्सपेंस आ रहा होगा वो भी 2,30,000 होगा और जो लाइबिलिटी होगी वो भी 2,30,000 होगी। सेम गोज़ फॉर 31 दिसंबर 2005। क्योंकि अभी कोई एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज नहीं किए तो हम इधर भी फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2005 टू कैलकुलेट आर लाइबिलिटी फॉर दी या एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। हमारे पास कितने लोग थे भाई? 500 थे। 20 छोड़ के जा चुके थे 2004 में और 24 लोग मज़ीद 2005 में छोड़ के चले गए। तो हमारे पास जो एम्प्लॉई बचते हैं वो बचते हैं अब 455। कितने? 455। कितने एप्रिसिएशन राइट है? 200। और क्या फेयर वैल्यू है एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2005? वो है हमारे पास 7। और हमें कितने साल का चाहिए? दोनों सालों का, या 1 लिख लें या कुछ भी ना लिखें, ठीक है। 455 200 इंटू 7। तो हमारे पास अमाउंट आती है, मैंने क्या ली है, हाँ सही है, पता नहीं क्या नशे चल रहे। 24 एम्प्लॉयज़ हैं, ये 456 हो गया, ठीक है। 456 इंटू 200 इंटू 7, 6384 हमारे पास फॉर ईयर एंड कितना है? 31 दिसंबर 2005 की हमारे पास लाइबिलिटी आ गई। और PNL का एक्सपेंस फॉर द ईयर का मालूम करने के लिए हम टोटल 2,30,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फॉर द ईयर एंड का एक्सपेंस भी आ जाएगा जो कि बनता है 4,08,400। यहाँ तक हमारा अभी पार्ट ए कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी है कि भाई हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ बचे हैं अब 2005 पे वो बच रहे हैं 456। अब जो मज़ीद कैलकुलेशन हो रही होगी अब हमें इस पे करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस and reported as a liability in the financial statement for each of the 2 years ended 31 December 2006 and 2007। अब सवाल कह रहा था कि 31 दिसंबर 2006 के अंदर 456 क्योंकि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ बचते हैं अब, क्योंकि बाकी छोड़ के जा चुके थे। तो इन 456 में से 257 ने
257 ने अपने 2006 के अंदर शेयर एप्रिसिएशन राइट को एक्सरसाइज कर लिया। कितने लोगों ने? 257। तो हमारे पास कितने लोग बच गए? ये बच गए 199। ठीक है, अब हमारे पास ये लोग बच जाएंगे जब 2006 के अंदर 257 लोग अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट को एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अब सवाल पूछता है कि क्या चीज़ एज अ रेम्युनरेशन एक्सपेंस पीएनएल में जा रही होगी और क्या चीज़ एज अ लाइबिलिटी इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रही होगी। दोनों सालों के बारे में बताएं आप। कौन से सालों के बारे में बताएं? दोनों सालों के बारे में बताएं। अब कुछ हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, वो किस लिए? वो कैलकुलेशन करते हुए हम अब एक टी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। अब हम करेंगे कैलकुलेशन 20x6 के लिए। ओके, ये हमारा टी अकाउंट बनेगा लाइबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कि रेम्यूनरेशन एक्सपेंस कितना जा रहा होगा और लाइबिलिटी कितनी होगी 31 दिसंबर 2006 के लिए। तो जो हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2005 था, वो हमारा सीधी सी बात है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 6 का ओपनिंग होगा। ठीक है, तो हमारा जो लाइबिलिटी का अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 638400। ठीक है, अब इन 2006 257 ने अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट को एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, अब एक्सरसाइज कर लिया तो हम इनको कैश पेमेंट कर देंगे, ज़्यादा हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कैश पेमेंट किस पे होगी? कैश पेमेंट होगी इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि इस दिन अब कोई मज़ीद अनसर्टेनिटी नहीं होगी रिगार्डिंग द फेयर वैल्यू द शेयर एप्रिसिएशन राइट। क्योंकि आज हम इनको पेमेंट करने तो अब इनकी तो कोई लाइबिलिटी रहती नहीं है कि हमें आगे जाके सोचना होगा कि क्या शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू होगी, क्या चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी। तो इनको जो आज पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है, और इस दिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है और शेयर एप्रिसिएशन राइट की वो चल रही है $7 की। फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है, फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर एप्रिसिएशन राइट दोनों अलग हो सकती है उसी साल के अंदर, क्योंकि आगे जाके उसको मज़ीद कोई पेमेंट करनी है, कुछ एम्प्लॉयज़ बाकी है, तो उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन आ रही होगी। लेकिन जब दोनों अगला साल आ जाएगा तो दोनों चीज़ सेम हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे हो जाएगा ना 10-10, क्योंकि अगले साल में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रह रही होगी बाकी एम्प्लॉयज़ के या बचे हुए एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या इंट्रिंसिक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 6 वो क्या है $7 की। तो हमारे 257 लोग थे जिन्होंने अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट को एक्सरसाइज कर लिया। इनके पास कितने, हर बंदे के पास कितने एप्रिसिएशन राइट थे? 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट थे, और कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर लिया? $7 की। कितनी? $7 की। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते 257 और 200 इंटू 7, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 359,800 की। ठीक है, 359,800 की हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, जो कि हम इनको पे करेंगे। अब अगर हम इनको पे करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई? लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो जाएगी, ज़ाहिर इनसे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी थी वो हमारी डेबिट हो जाएगी। हम कुछ इनको पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट कैश में कर रहे तो वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी इनके दरमियान डिफरेंस होगा वो जाएगा पीएनएल के अंदर। किस में जाएगा? पीएनएल के अंदर। तो अगर हमारे पास ज़्यादा दे रहे होंगे हम उनको एज़ पर द लाइबिलिटी उनसे, तो वो हमारे पास पीएनएल एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही होती है ट्रांजेक्शन, ऐसी अकाउंटिंग एंट्री बनती है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कैश पेमेंट हम उनको करने जा रहे हैं इसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, जो कि हो रही है 359,800 से। ठीक है, 359, मैं थोड़ा इसको सही से लिख देता हूँ और मज़ीद कितने से हो रहा है? 359
800 से, ठीक है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे बच गए हैं जिनको हम 20x7 में जाके पे कर रहे होंगे। ज़ाहिर है जब उनको आज हम पे नहीं कर रहे तो उनकी तो लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि देयर विल बी अनसर्टेनिटी के 2007 में उनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाए, क्या उस शेयर की फेयर वैल्यू हो जाए, तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी। तो फॉर दी रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हमारी जो लाइबिलिटी मेजर हो रही होगी वो एट दी फेयर वैल्यू हो रही होगी, जो कि 2000x6 पे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 20x6 पे क्या फेयर वैल्यू है, वो है हमारे पास $8 की। तो हम जो हमारे रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम मेजर कर रहे होंगे क्या, लाइबिलिटी। तो हमारे पास 199 बचे, इनको मेजर किया 200 क्योंकि इनके पास शेयर एप्रिसिएशन राइट थी, और क्या हमारे पास फेयर वैल्यू आ रही है, $8 की आ रही है। तो 199 इंटू 200 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी, जो कि हमारी बुक्स में जा रही होगी। क्या आएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी 318400। ये अमाउंट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होगी। कौन से ईयर के लिए, 2006 के लिए। अब जो भी डिफरेंस होगा इनके दरमियान वो आएगा पीएनएल में, क्योंकि अब हमारे पास हम ओवरऑल लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की तो नहीं कर रहे थे, हम पूरे 500 एम्प्लॉयज़ या 456 एम्प्लॉयज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। तो देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर अमाउंट जिससे हमें पता लग जाए क्या डिफरेंस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से पीएनएल में जा रहा है। इसलिए हम ओवरऑल एज अ टी अकाउंट मेजर कर रहे थे, तो जो भी एक्सपेंस है ताकि वो ओवरऑल हमारे पास एम्प्लॉयज़ का आ जाए, बजाय एक एक, क्योंकि यहाँ पे हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं एक पूरा जो कि एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। तो जो 638400 जो हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी थी, ये हमारे पास 456 एम्प्लॉयज़ की थी, ना कि 257 एम्प्लॉयज़ की। इसलिए हमें एज अ टी अकाउंट यूज़ करना पड़ रहा है ताकि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पीएनएल में जाए, क्योंकि इनसे अगर पर्टिकुलर कोई लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड करी होती तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते, वो हम डेबिट कर लेते और पीएनएल को क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी या जो भी कैश पे कर रहे थे उससे क्रेडिट हो जाए, लेकिन क्योंकि हमें लाइबिलिटी फॉर द 257 एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं पता, क्योंकि हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया, इसलिए हम एज अ टी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैवी अमाउंट यहाँ पे आ गया 638400, और अभी इनका सम क्या बन रहा है, 359800 प्लस 318400। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, तो ये वाला हमारे पास अमाउंट आ रहा है हैवी, 678200, ना के ये वाला। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है इसके और इसके दरमियान वो जा रहा होगा पीएनएल के अंदर, -638400। तो हमारे पास जो एक्सपेंस जाएगा वो जाएगा पीएनएल के अंदर बजाय इनकम के। सिमिलरली यही चीज़ हम 2007 के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास जो इस साल की क्लोजिंग लाइबिलिटी थी वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग में, ठीक है। ये आ गई हमारे पास ओपनिंग के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास बचे ही 199 एम्प्लॉयज़ और बाकी लोग 2007 के अंदर अपने शेयर एप्रिसिएशन राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम फुली रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारे पास कितने 199 एम्प्लॉयज़ बचे थे, ठीक है, 199 एम्प्लॉयज़ बचे थे, 200 उनकी शेयर एप्रिसिएशन राइट थी, और इंट्रिंसिक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 7 इज़ $10। तो ये हमारे पास इनकी अमाउंट आ जाएगी 199 इंटू 200 इंटू 10, जो कि आ गया हमारे पास 3,98,000। कितनी आ गई, 3,98,000। क्योंकि अब कोई लाइबिलिटी हमें ज़रूरत नहीं है मेजर करने की, तो आप टी अकाउंट, अगर चाहे टी अकाउंट भी यूज़ कर लें। अगर आपको नॉर्मल एंट्री से करना है तो ये नॉर्मल एंट्री से भी एज सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल एंट्री से भी करना है तो आप क्या करते हैं, अभी इनकी लाइबिलिटी कितनी थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, 318400 थी। तो हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी थी उसको डेबिट कर देंगे 318400। इनको हम कितनी कैश पेमेंट कर रहे हैं,
कैश हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 3,98,000 की। तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो जाएगा वापसी PNL, जो कि आ रहा है -3,184,79,600। तो ये हमारे पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस जा रहा होगा PNL के अंदर, और 2007 के अंदर कोई भी लाइबिलिटी मज़ीद नहीं आ रही होगी। ये हमारा अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होगा फॉर 20X7। अगर आपको टी अकाउंट से सॉल्व करना तो आप यहाँ पे कैश पेमेंट लिख देंगे अपनी, जो कि आ रही है 398,000। तो ये हैवियर साइड है 398,000, ये यहाँ पर भी 398,000 आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो PNL के अंदर जा रहा होगा एज एन एक्सपेंस, जो कि हमारे पास आ रहा है 79,600 का। तो ये कुछ सवाल थे हमारे पास, और कुछ चीज़ हमारे पास रिलेटेड टू शेयर एप्रिसिएशन राइट आ रही थी। क्या आ रही थी? शेयर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड। अच्छा, अब एक और चीज़ है छोटी सी, ये भी हम साथ साथ कवर कर लेते ताकि हमारा आज स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो जाए। अगर कभी सवाल आ जाए रिगार्डिंग रिप्लेसिंग अ कैश सेटल्ड स्कीम विद अ इक्विटी सेटल्ड शेयर स्कीम, ठीक है, हमने दोनों पढ़े हैं कि हमने पता है भाई इक्विटी के अंदर शेयर्स जा रहे होते हैं और कैश के अंदर कैश पे हो रहा होता है एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी सर्विस कंडीशन है जो भी। अगर हमसे हमारे पास कोई सवाल आ जाए, वो बोल रहा है कि भाई हम कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट को इक्विटी से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर मतलब कि एंटिटी क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, जो कि टर्म्स उस ऑप्शंस की उसको एंटिटी मॉडिफाई कर रही है। तो एंटिटी क्या कर रही है भाई? एंटिटी इज मॉडिफाइंग द टर्म ऑफ, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट की, सो दैट इट बिकम्स classified as equity share base payment, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस हो या ऐसा कोई सिनेरियो हो तो हमें 3 चीज़ें कंसिडर करनी होगी ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शन या अपनी एंट्रीज या अपनी कैलकुलेशन को कर सकें। सबसे पहली बात, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो मेजर हो रही होगी, मेजर द ट्रांजैक्शन बाय रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू एट द मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रही हो, कैश सेटल से हम इक्विटी सेटल पे जा रहे हो, उस मॉडिफिकेशन वाले दिन जो भी उस इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू थी या फेयर वैल्यू है, उस पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? उसकी फेयर वैल्यू पे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे होंगे, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, जब ज़ाहिर हम इक्विटी कैश सेटल से इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट पे आ रहे हैं, मतलब हम कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट में लायबिलिटी रिकग्नाइज करते थे और इक्विटी में हम इक्विटी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हम कैश सेटल से इक्विटी पे जा रहे हैं तो जो भी हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड करी होगी वो ख़त्म करके हम अपनी इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सही है।
तो हम क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज कर रहे होंगे, डी रिकग्नाइज द लाइबिलिटी, डी रिकग्नाइज द लाइबिलिटी एंड रिकग्नाइज equity to the extent of the services rendered by the modification। जितनी वेस्टिंग पीरियड कवर हो चुका हो उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी बनती थी उसको डी रिकग्नाइज करेंगे और इक्विटी को रिकग्नाइज करेंगे। जितना वेस्टिंग पीरियड कवर हो चुका था मॉडिफिकेशन के टाइम तक उतनी लाइबिलिटी को हम डी रिकग्नाइज करेंगे और इक्विटी को रिकग्नाइज कर रहे होंगे। अब क्योंकि जब हम अपनी मेजर कर रहे होंगे ट्रांजैक्शन को तो दोनों की फेयर वैल्यू ज़्यादा हमने इक्विटी वाले दिन जब हम मॉडिफिकेशन के डेट पर जब हम इक्विटी पे आ रहे हैं तो हम उसकी उस दिन की फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, उस दिन की फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो हो सकता है कि उन दोनों की फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा हो, इक्विटी ज़्यादा पे उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा और हमने लाइबिलिटी कम रिकग्नाइज की भी हो। तो जो भी डिफरेंस पर आ रहा हो वो एज अ P&L के अंदर लिखा जा रहा होगा। तो रिकग्नाइज अ प्रॉफिट और लॉस for the difference between the liability derecognized and the equity recognized। जो भी इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा होगा, फिर वो चाहे गेन आ रहा हो या लॉस आ रहा हो, वो P&L के अंदर लिखा जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा कुछ हमारे पास IFRS 2 से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर्स जा रहे होते हैं। तो वो डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्क्लोजर आपको रिक्वायर करना होता है वो देना होता है कि डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि कौन सी शेयर बेस पेमेंट है, कौन सी इक्विटी है या कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट है, उनकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट, चाहे फिर वो इक्विटी हो या कैश हो, उन दोनों की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी हम स्कीम बना रहे हैं उसकी जो भी, फिर वो चाहे इक्विटी हो या कैश हो, उसकी हमें डिस्क्रिप्शन देनी होगी। ठीक है, कितने ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांट किए हैं, कितने ड्यूरिंग द ईयर हमने ऑप्शन वापसी दिए हैं, नई स्कीम बनाई है, कितने ऑप्शन को ग्रांट किया और कितने ड्यूरिंग द ईयर एक्सरसाइज हो गए हैं, वो बताना होगा हमें। और क्या टोटल शेयर बेस पेमेंट का एक्सपेंस है, वो बताना होगा हमें। बेसिकली जो रीज़न होता है डिस्क्लोजर्स का, वो IFRS 2 हो या जो भी हो, उसका मेन रीज़न होता है कि वो डिस्क्लोजर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर उनको हेल्प करें कि कैसे फेयर वैल्यू उनकी डिटरमाइंड हो रही होती। तो मैं ये लिख देता हूँ, IFRS 2 requires disclosures that enable users to understand how fair value have been determined। ठीक है, यहाँ तक हमारी
चीज़ें कुछ कवर हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें IFRS 2 से रिलेटेड हम कंसोलिडेशन में भी पढ़ रहे होंगे, वो रिलेटेड टू ग्रुप इश्यूज होते हैं, तो वो मैं मज़ीद आपको आगे जब हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर कुछ चीज़ भी रह गई होगी तो मैं मज़ीद एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप बना के डाल दूँगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए।